हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी है ये बिहार प्रदेश की है। बिहार में मुंगेर नाम का एक ज़िला है जहाँ पे सातियाबाद नाम का एक गांव है। इस गांव में 2 साल पहले लगभग एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे और ये इतना दर्दनाक हादसा था जिसे सुनकर सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। एक 8 साल की बच्ची जो अपने पिताजी के साथ 4 अगस्त को सुबह सुबह निकली थी मछली लाने के लिए गंगा नदी से। बिहार में गंगा नदी का पानी बहता है और इसी पानी में ढेरों सारी मछली पाई जाती हैं। बच्ची अपने पिताजी के साथ निकलती है घर से और ये नदी किनारे चले जाते हैं। नदी में जाने के बाद ये पिताजी के साथ एक जाल बिछाती है और बहुत देर तक बैठकर इंतज़ार करती है कि मछली इसमें पकड़ में आ रही है या नहीं। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मछली पकड़ में नहीं आती है तो वो काफ़ी निराश हो जाती है। इधर पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, उस 8 साल की बच्ची को वो अकेले ही घर भेज देते हैं क्योंकि गांव का माहौल था, बच्ची का काफ़ी आना जाना उस रास्ते से होता था, वो रास्ता पहचानती थी अपने घर का। पिताजी कहते हैं कि अब काफ़ी देर हो गई है, तुम घर वापस चली जाओ और जैसे ही मुझे मछली मिल जाएगी मैं ले करके घर पहुंच जाऊंगा। इस बच्ची के पिताजी का नाम होता है पवन चौधरी। बच्ची घर की ओर चली जाती है और पवन चौधरी बैठकर वहीं पे मछली पकड़ते रहते हैं। कुछ देर के बाद पवन को करीब शाम जब हो जाते हैं, 4-5 बज जाते हैं, तो लगता है कि अब जितनी मछली हमने पकड़ ली है उतनी ले करके घर का रुख अपनाना चाहिए। इधर जब पवन घर पहुंचता है तो देखता है उसके 8 साल की बच्ची जिसका नाम काजल है वो घर पहुंची ही नहीं है। उसकी माँ काफ़ी बेचैन हो रही थी, परेशान हो रही थी। पिता के पास मोबाइल फ़ोन ना हो पाने की वजह से वो फ़ोन भी नहीं लगा पा रही थी, पूछ भी नहीं पा रही थी कि बच्ची या फिर उसके पिताजी कब तक घर पहुंचेंगे। जब घर पहुंचता है पवन तो उसके बाद उसकी पत्नी पूछती है कि बेटी कहाँ है। तो इधर पवन भी परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि बेटी को पहुंचाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गए हैं, मैं वहीं पे रुका था, लेकिन काजल को मैंने बोला था कि घर वापस बेटा चले जाओ। माँ कहती है काजल की कि काजल अभी तक घर नहीं पहुंची है। इधर जब माँ ऐसी बातें करती है पिताजी को उसके काजल के ये पता लगता है कि उसकी बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची है, दोनों माँ बाप बहुत बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और बिल्कुल नंगे पांव दौड़ जाते हैं और भागते दौड़ते इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उनकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची गई तो गई कहाँ। काफ़ी प्रयास किया जाता है, ढूंढा जाता है, गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद सभी लोग सभी दिशाओं में उस बच्ची को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी पता जब नहीं चलता है तब जाकर के थक हार के गांव के सभी लोग इस माता पिता के साथ पहुंच जाते हैं सातियाबाद थाने पे। जब थाने पे पहुंचते हैं तो यहाँ के एसएसपी साहब जो कि जे रेड्डी होते हैं, वो जब मामले को प्रकाश में लेते हैं, जब उन्हें पता लगता है एक छोटी सी बच्ची लापता है, तब इस मामले को वो गंभीरता से लेते हुए और फिर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन जैसे ही करना शुरू करते हैं पता लगता है इस गांव में ही एक ईंटा भट्टी, मतलब ईंट बनाने का जो एक जगह होता है जिसे ईंट भट्टी कहा जाता है, इस जगह पे एक 8 साल की मृतक बच्ची की लाश बरामद हुई है और ये लाश काफ़ी क्षतिग्रस्त है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस इस माता पिता के साथ यानी पवन या उसकी पत्नी के साथ और गांव के कुछ सदस्यों के साथ इस ईंट भट्टी पे पहुंच जाती हैं बच्ची की शिनाख्त करने के लिए कि ये बच्ची उनकी है या नहीं है। जैसे ही माता पिता उस बच्ची को देखते हैं, पहचान लेते हैं पहले ही नज़र में कि ये मेरी ही बच्ची है। जब बच्चे की हालत टटोली जाती है, देखी जाती है, तो वो जिंदा नहीं थी, लेकिन उसका शरीर इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि उसकी एक आंख फूटी हुई थी, एक आंख उसकी थी ही नहीं और शरीर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाई गई थी। इधर शरीर को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि पहले नज़र में देखकर ये लग रहा था कि उसके साथ कुछ दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस की जांच में कुछ संदिग्ध अपराधियों पर यह मुकदमा दर्ज होता है। 12 लोगों को इसमें नामजद करा जाता है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो कुल 4 लोगों का नाम इसमें सामने आता है। जिस दिन बच्चे घर की ओर निकली थी उसे रास्ते में 3 लोग मिले थे। इन 3 लोगों का जब नाम सामने आता है, जिसमें कि दिलीप कुमार तंवर,
पदम गांव का रहने वाला होता है, जिसके साथ दशरथ मंडल उसका दोस्त और एक और अन्य आरोपी होता है मौजूद, जो कि कजोरिया गांव का रहने वाला था, जिसका नाम था परवेज आलम। ये तीनों लोग बैठकर उस दिन कुछ नशा कर रहे थे और उसी दौरान इस बच्ची पे उनकी नज़र गई। जब बच्ची पे नज़र गई तो इन्होंने बच्ची को पकड़ा और उसे बहलाया फुसलाया, कुछ चॉकलेट्स दिए और कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और जब तुम हमारे साथ चलोगी तो बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे। इस बच्ची को साथ में ले जाने का मकसद ये था कि जो दिलीप कुमार तंवर था, इसके घर में 4 बच्चे थे, 2 बेटियां थीं, 2 बेटे थे और उसकी पत्नी थी। लेकिन दिलीप कुमार को और भी बच्चे चाहिए थे। उसकी पत्नी जब 5वीं बार प्रेग्नेंट होती है तब उसका मिसकैरेज हो जाता है। जैसे ही उसका मिसकैरेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिलीप गुस्से में आता है, बहुत बेचैन हो जाता है और सोचता है कि उसे 5वां बच्चा चाहिए ही चाहिए और उसकी बीवी का मिसकैरेज क्यों हो रहा है। जब उसकी बीवी के साथ ऐसी परेशानी होती है तब वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि मिसकैरेज से बचाने के लिए तमाम जुगाड़ जो होते, तमाम तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। जो इसका दोस्त होता है दशरथ मंडल, उसके मन में एक ख्याल आता है कि पास के गांव में ही, जो कि कजोरिया गांव का रहने वाला परवेज आलम था, ये कुछ तंत्र विद्याएं जानता है और इसके पास जाने से तुम्हारा काम बन सकता है। अब इसी मनसे के साथ ये दोनों दोस्त चले जाते हैं परवेज आलम के पास। जैसे ही इसके पास पहुंचते हैं तब अपनी परेशानी का कारण बताते हैं और ये अपने तंत्र मंत्र से इस परेशानी को दूर करने का एक सुझाव दे देता है कि तुम्हें मछली की आंख और मुर्गे की आंख लानी होगी। इसमें कुछ तंत्र विद्या करेंगे, इसकी तावीज़ बनाकर जब तुम तुम्हारी पत्नी को पहना दोगे, दिलीप की पत्नी को, तो फिर उसको बच्चा ठहर जाएगा और मिसकैरेज से वो बच जाएगी। जब ऐसी चीज़ दिलीप सुनता है तब फिर वो वैसा ही करता है, लेकिन जब बीवी को वो तावीज़ पहना देता है तब भी ये सिलसिला थमता नहीं है। उसका गर्भ ठीक से ठहर नहीं रहा था। अब वो वापस से उसके मन में जो शंका थी वो परवेज आलम के पास जाकर दूर करना चाहता था। अपनी परेशानी जब फिर से बताता है कि आपने जो सुझाव बताया वैसा करने के बाद भी मेरी परेशानी जो है वो ठीक ही नहीं हुई, तब परवेज आलम कहता है कि तुम्हें एक छोटी सी बच्ची चाहिए जिसकी आंखों को तुम्हें लाना होगा निकाल कर और फिर उसको जला करके उसकी राख जो इकट्ठी होगी उससे एक तावीज़ बनाई जाएगी और उस तावीज़ को जब तुम्हारी पत्नी को पहनाओगे तो फिर तुम्हारी मनसा पूरी हो जाएगी। इसी फिराक में ये जो दोनों दोस्त होते हैं लगे होते हैं। अब बच्ची की तलाश की जाती है, बच्ची मिलती नहीं है। एक दिन उसकी नज़र पड़ जाती है काजल पे। इस मनसे से उस काजल को भी वो अपने साथ ले लेते हैं। इस ईंट भट्टी के पास जब उसे ले जाते हैं तो है इस मुर्गी पालन के जगह पे उसे ले जाया जाता है। पहले तो उसे कुछ घंटे रखा जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उस बच्ची के साथ मार पीट करना शुरू कर दिया जाता है। मारने पीटने के बाद जब बच्ची बेसुध हो जाती है तब उसके आंखों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। एक आंख निकालने के समय वो आंख फूट जाती है, तब दूसरी आंख नुकीली चीज़ से वो निकाल लेते हैं और बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद इस आंख को वैसे ही उस तंत्र विद्या जानने वाले इस ढोंगी के पास ले जाया जाता है। वो फिर उसे जलाता है, ताबीज़ बनाता है और फिर दिलीप इस ताबीज़ को ले जाके अपनी पत्नी को पहना देता है। जब ये पूरा मामला पुलिस के सामने आता है, जब ये कहानी खुलती है, तब पुलिस भी इतने गुस्से में थी, इतने आक्रोश में थी कि इस चारों आरोपियों पे बहुत गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराकर इनको तुरंत ही जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस या जांच में जो एसएसपी साहब होते हैं उनका पूरा प्रयास होता है कि इन्हें गंभीर से गंभीर सज़ा दिलाई जा सके। लालच में इंसान कितना गिर जाता है। 4 बच्चे होने के बाद भी दिलीप समझ नहीं रहा था कि वो और बच्चे क्यों पैदा करना चाहता है और बच्चे पैदा करने के पीछे इस तरह से किसी दूसरे बच्चे का नुकसान कर देना ये कहाँ तक जायज़ है। हर किसी की खून खौल जाती है ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद। गांव के लोग भी काफ़ी आक्रोशित थे और जब ये मामला सामने आया तब हर कोई स्तंभ था इसे सुनकर। तो दोस्तों, आज की कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। वो कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। कौन किस मनसा से किस बच्चे को नुकसान पहुंचा देता है, बस लालच बस ये पता भी नहीं चलता है और पलक झपकते ही कोई ना कोई
हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को खुशहाल और सुरक्षा प्रदान करें। तो मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। मेरा नाम पूजा है। ऐसे सच्ची कहानियों को लेकर इस चैनल के माध्यम से मैं वीडियो के द्वारा आप सभी को अवगत कराती हूँ। अगर कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।